हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 के जो नियम हैं उनकी आप पालना कर रहे होंगे। फिलहाल कोरोना और तेज़ी बढ़ने लगा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और आपकी पढ़ाई भी आप करते रहिए। तो भाई हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर 3 की, और इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ बेसिक टूल बताए थे, एनोड के बारे में, कैथोड के बारे में, सेल के बारे में, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। ये काफ़ी सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। तो ये बेसिक पोर्शन था। पहले ये पोर्शन आपके सिलेबस में चलता था, लेकिन फिलहाल कोविड-19 के कारण ये सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है, उनमें से इन टॉपिकों को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी जो टॉपिक आपके सिलेबस में डाले गए हैं वे टॉपिक इन टॉपिकों से रिलेटेड है, इसलिए मुझे एक बार फिर से इन टॉपिकों को रिवाइज करवाना होगा ताकि आप आगे वाली बातों को समझ पाओ और उन्हें तरीके सीख पाओ। क्लियर बात है। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताई थी कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब मेटल की रोड को उसी के आयन के विलयन के अंदर आप डाल दोगे तो मेटल की रोड पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, वो बात तो आप भी जानते हो। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन में और मेटल की रोड के मध्य में एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड विभव। वो दो प्रकार का था, एक तो हमारे पास था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसे आपने बोला था ऑक्सीकरण विभव, और एक हमारे पास था रिडक्शन पोटेंशियल जिसे आपने बोला था अपचयन विभव। कब ऑक्सीकरण होगा, कब अपचयन होगा, इसके लिए मैंने आपको 3 केस बताए थे। एक केस तो क्या था जिसमें मेटल जो आयन थे, विलयन के जो आयन थे, मेटल की रोड से ज्यादा स्टेबल थे। तो इस कंडीशन में जो रोड से जो मेटल के पार्टिकल थे वो आयन बन के विलयन में आ रहे थे, तो विलयन में धनायन की सांद्रता बढ़ रही थी और मेटल की रोड क्या हो रही थी, पतली होती जा रही थी। तो विलयन कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और मेटल की रोड पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा आपकी रोड तो हो जाएगी नेगेटिव। वो किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी, और वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे आपने बोला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस कंडीशन में जो प्रेशर कहलाता है उस प्रेशर को बोला था आपने सॉल्यूशन प्रेशर। क्लियर बात थी। दूसरी कंडीशन क्या थी आपके पास, अगर मान लो मेटल की रोड ज्यादा स्टेबल हो और मेटल के आयन कम स्टेबल हो तो विलयन से आयन कहां चले जाएंगे, मेटल की रोड पर। तो मैं कहूंगा मेटल कैसी हो जाएगी, मतलब जो रोड है वो कौन से चार्ज की हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। विलयन कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी रोड इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगी, मतलब कैथोड का काम करेगी, और आप जानते हो कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे आपने बोला था रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर बात थी। और इस कंडीशन में जो प्रेशर कहलाता है उस प्रेशर को बोला था आपने ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बात थी। फिर मैंने बात की थी केस नंबर 3 की। इसमें क्या था, मेटल और मेटल के आयन दोनों ही बराबर थे, तो ना तो मेटल की रोड से आयन विलयन में आएंगे, ना ही विलयन से आयन मेटल की रोड पर जाएंगे। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर बात थी। फिर मैंने चर्चा की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन की कि आप इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार करोगे। तो हमारे पास 2 कंडीशन आ गई थी कि इलेक्ट्रोड विभव खुद ही 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे आप हिंदी में बोलते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एक हमारे पास होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बात है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। मानक स्थिति क्या होती है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, सांद्रता 1 मोल पर लीटर। अगर ये 3 कंडीशन में आप किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो तो उसे आप बोलोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में बोलते हैं SEP। क्लियर बात है। और अगर इनकी अपोजिट कंडीशन हो जाए, यानी टेम्परेचर 298 नहीं हो, प्रेशर 1 atm नहीं हो और सांद्रता 1 मोल पर लीटर नहीं हो, तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा उसे आप बोलोगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर कहानी है। फिर मैंने आपसे कहा था जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो प्रैक्टिकली मेथड है, यानी उसे आप प्रायोगिक तरीके से निकाल सकते हो, सैद्धांतिक तरीके से नहीं निकाल सकते। और उसके लिए जिस उपकरण का आप उपयोग करते हो उसे आपने बोला था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसे आप बोलते हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर कहानी थी। और दूसरा जो केस था नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का, वो एक थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक मेथड था। और आप जानते हो सैद्धांतिक मेथड में हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है, तो उस फॉर्मूले की जो वहां पर आवश्यकता पड़ेगी उसे आपने कहा था नैनसर समीकरण। क्लियर कहानी। फिर मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैंने चर्चा की थी SHE के बारे में, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमको उसकी सहायता से निकालना था। फिर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कि वो एक गैसीय इलेक्ट्रोड होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड लिया जाता है, H+ आयन का विलयन लिया जाता है और स्टैंडर्ड कंडीशन ली जाती है। क्लियर कहानी थी। और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना माना है, 0.00 वोल्ट। मैंने आपसे कहा था इसको माना गया है, निकाला नहीं गया है।
क्योंकि अगर आपको किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE के द्वारा निकालना है तो इसका तो जीरो मान के चलना पड़ेगा ना भाई आपको। क्लियर कहानी थी। फिर इसके द्वारा मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बता रहा था, जिसमें मैंने आपको Zn की बात की थी कि जब Zn रोड को ZnSO4 के विलयन में डालोगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना निकल के आया था आपके पास, -0.76 वोल्ट। क्लियर कहानी है। और ये डाटा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि SHE के द्वारा जब जिंक रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया तो कितना आया, -0.76 वोल्ट। क्लियर कहानी थी। अब बात सुनो आगे की, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देता हूं मैं, उसके बाद इसके आगे करते हैं और फिर हम बात करेंगे सेल के वैद्युत वाहक बल की। क्योंकि मैंने आपसे कहा था नेल्सन समीकरण को सीखने से पहले आपको कुछ शब्दावलियों को उपयोग करना होगा, वो आपके आगे जाके उपयोग में आने वाली है। क्लियर कहानी। सुनो एक बार बात ध्यान से। हमने क्या किया था, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ, यानी हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या निकाल रहे थे हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं SRP। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं SRP। किसकी सहायता से निकाल रहे थे, SHE की सहायता से। क्या किया था मैंने आपको बताया था जब भी आप SHE की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो SHE को हमेशा लिखोगे बाईं तरफ और जिसका निकाल रहे हो उसको लिखोगे आप दाईं तरफ। मान लिया कि ये वाला पोर्शन हमारे पास लेफ्ट है और ये हमारे पास क्या है, राइट। ठीक है, ये हमारे पास दायां है और ये हमारे पास बायां है। तो लेफ्ट साइड में किसको लिखोगे, SHE को। राइट साइड में किसको लिखोगे, जिसका निकाल रहे हो। तो बना दूं यहां पर SHE जानते हो आप क्या होता है, डायग्राम मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी। क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड लिया जाता है और एक चैम्बर बनाया जाता है। ये बना दिया मैंने चैम्बर। ठीक है, ये चैम्बर बना दिया। यहां पर कौन सी गैस होती है, यहां पर होती है हाइड्रोजन गैस, जिसका प्रेशर कितना लेके चलते हैं हम, 1 atm। यहां पर किसका विलयन भरा होता है, यहां पर विलयन भरा होता है भाई H+ आयन का। किसका होता है, H+ आयन सॉल्यूशन, जिसकी सांद्रता कितनी लेके चलते हैं हम, 1 M। तभी तो स्टैंडर्ड होगी कंडीशन। और यहां पर क्या होती है, यहां पर एक वायर होता है, PT का वायर होता है, जिसको प्लेटिनम की एक झिल्ली से बांध दिया जाता है, जो किसका काम करती है, ये अपने पास होती है PT का पीस, प्लेटिनम का टुकड़ा। और ये हमारे पास प्लेटिनम का वायर है। क्लियर कहानी, यही था हमारे पास। टेम्परेचर कितना लेके चलोगे यहां पर, 298 केल्विन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की। और स्टैंडर्ड के लिए आपको स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन करनी होगी। अब देखो यहां पर किसका निकाल रहे थे हम, यहां पर निकाल रहे थे हम जिंक का। किसका निकाल रहे थे, जिंक की रोड का। थोड़ा पास में लेते हैं ताकि डायग्राम आपको साफ साफ दिखे। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट, ये हमारे पास हो गया राइट। यहां पर ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है Zn की रोड, जिंक की रोड है। और ये किसका विलयन भरा हुआ है, इसके अंदर विलयन भरा हुआ है भाई ZnSO4 का। किसका विलयन भरा हुआ है, ZnSO4 सॉल्यूशन। क्लियर कहानी है। इसको जोड़ दिया, इन दोनों को किससे जोड़ दिया हमने, इन दोनों को जोड़ दिया हमने वोल्ट मीटर से, आप जोड़ सकते हो गैल्वेनोमीटर से। क्लियर कहानी। मैंने आपको बताया था, जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करोगे, जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करोगे तो वहां पर क्या होगा, LOAN होगा, यानी लेफ्ट होगा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा नेगेटिव होगा। तो लेफ्ट में ये है कि वो है, ये है, तो मैं कहूंगा इस पर क्या होगा, इस पर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, एनोड होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कैथोड होगा, और क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन होगा। कहानी क्लियर है, पॉजिटिव होगा। कहानी क्लियर है आपके साथ। यहां ZnSO4 का विलयन है और यहां पर किसका विलयन है, H+ आयन का विलयन। और आयन की सांद्रता को मेंटेन करने के लिए यहां पर क्या लगा देते हैं, एक U आकार की नली, जिसे बोलते हो आप, इसे बोलते हो साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हो इसे, हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। अब ये सर साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं, तो ये बताऊंगा मैं आपको। इससे मैंने कहा था इसके बाद में आपको ट्यूब पे पढ़ाया जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल। वहां पर ये साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसे कैसे दिखाया जाता है, ये क्या काम करता है, वो सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये बातें आपके सिलेबस में थी, लेकिन फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। लेकिन इन बातों का हमको उपयोग करना है, इसलिए पूरी बातें आपको समझाई जाएगी, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, ताकि आप बातों को सीख पाओ, उन तरीके समझ पाओ। फिलहाल के लिए तो आप देख लो, इसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्लियर कहानी। ये क्या है, ये हमारे पास है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर जिसे आप बोलते हो गैल्वेनोमीटर, दोनों एक ही नाम है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई। इसकी सुई इधर भी घूम सकती है और इधर भी घूम सकती है। इधर घूमेगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी और इधर घूमेगी तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। सुनो अब मैं कह रहा हूं हम किसकी बात कर रहे हैं,
रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं। और आप जानते हो जब रिडक्शन कंडीशन में आप सेल का वैद्युत वाहक निकालते हो उसे बोलते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। इस फॉर्मूले से निकलता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये होगा सर आप ये फॉर्मूला कहां से लेके आए, तो बताया मैंने आपको इसके बाद का टॉपिक होगा सेल का वैद्युत वाहक बल। वहां पर इस फॉर्मूले कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, सब आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। कोई भी पॉइंट आपके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर कहानी। फिलहाल ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल का ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आप देखो ई नोट सेल, ई नोट क्या होता है, ये जो नोट लिखा हुआ है ना ये किस कंडीशन को दिखा रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन को। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती तो क्या लिखते हैं आप, ई सेल, ओनली फॉर ओनली क्या लिखते हैं, ई सेल। क्लियर कहानी। अब देखो कैथोड कहां पर है, यही तो है, यही है कैथोड। एनोड कौन सा है हमारे पास, ये वाला, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, 0.00 वोल्ट है ना। ये तो मान के चल रहे हैं ना भाई, हमको पता है एसएचई का, हमको पता है एसएचई का ईएसआरपी और ईएसओपी कितना होता है जी, 0.00 वोल्ट ले लिया इसका, क्योंकि एनोड पर तो यही है। और कैथोड पर कौन होगा, जिसका आप निकालना चाहते हो। तो मैं कहूंगा ये ई नोट सेल कहां से निकलेगा, इस वोल्ट मीटर से निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी ये जो वोल्ट मीटर है इस पूरे सेल का क्या देगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं कहूंगा इस पूरे सेल की वैल्यू बताओ इस वोल्ट मीटर से आएगी नहीं आएगी, आएगी। मतलब जो वैल्यू इसकी होगी वो की वो वैल्यू बताओ इसकी होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी। मान लिया कि इसकी वैल्यू जब ये प्रैक्टिकल नोट किया, भाई ये तो जीरो हो गया ना, तो ये तो हट ही गया। तो मैं कहूंगा ई नोट सेल बराबर किसके हो गया, ई नोट कैथोड के हुआ कि नहीं हुआ। देखो ना ध्यान से आप, ई नोट सेल किसके बराबर हो गया, ई नोट कैथोड से। मतलब जो वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू सीधी सीधी किसकी वैल्यू होगी, इसकी। बताओ होगी कि नहीं होगी। और देखा गया, क्योंकि ये मेथड कैसा है, ये मेथड है प्रायोगिक। तो देखा गया जब इस प्रकार का सेल बनाया जाता है तो इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आई गई वो रीडिंग आई -0.76 वोल्ट। कितनी आई, यानी ई नोट सेल कितना है हमारे पास, -0.76 वोल्ट। और ये क्या है, ये किसका है, ये है इस जिंक का, यानी इस जिंक का क्या है, एसआरपी। किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास एसआरपी की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जब Zn की धातु को ZnSO4 के विलयन में डाला गया तो उसका जो ई नोट एसआरपी था वो इस वोल्ट में कितना आया भाई, -0.76 वोल्ट। यानी ये सुई किधर घूमी होगी, इधर घूमी होगी। क्लियर कहानी है। और मैंने आपसे कहा था ये थ्योरेटिकल मेथड नहीं है, ये कौन सा मेथड है भाई, प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल ये चीज दिखेगी। क्लियर कहानी है, बात समझ आई। ये किसके लिए थी, ये बात थी Zn के लिए। किसके लिए थी, Zn। और Zn का रिडक्शन कैसे दिखाओगे आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, Zn + 2 / Zn इसका टू कितना होगा, -0.76 वोल्ट। दिख रहा है ना आपको कि Zn + 2 किसमें चेंज हो रहा है, Zn में। तो अगर ऑक्सीकरण कम हो जाता है उसे आप रिडक्शन तो बोलते हो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना अपन ऐसे भी। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि Zn + 2 किसमें जा रहा है, Zn में। बताओ रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि जब भी ऑक्सीकरण में कमी आती है उसे आप बोलते हो रिडक्शन, और जब ऑक्सीकरण बढ़ जाता है उसे आप क्या बोलते हो, ऑक्सीकरण। क्लियर कहानी है, बात समझ आ गई आपको। अब सुनो दूसरे, ये तो हमने बात कर ली जिंक के लिए। अगर मैं बात करूं कॉपर के लिए तो देखो कॉपर के लिए क्या होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा कॉपर के लिए। कॉपर के लिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, देखो कॉपर के लिए अगर आप यहां पर Cu की जगह, अगर यहां पर आप कॉपर की रोड ले लो, किसकी रोड ले लो, कॉपर की रोड, तो जिसकी रोड लोगे उसी के आयन का क्या लोगे आप, विलयन। तो यहां पर किसका विलयन लेंगे हम, CuSO4 का, जिसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1M। क्योंकि स्टैंडर्ड निकाल दो, वही काम अब होगा। फॉर्मूला क्या आएगा, वही हमारे पास ई नोट सेल बराबर क्या आएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। बताओ आएगा ही नहीं आएगा, अरे ये तो फॉर्मूला होगा हमारे पास। फिर अब सुनो, ई नोट सेल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोट कैथोड। कैथोड पर कौन है हमारे पास, ये है कि नहीं है। और इस कैथोड पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन का मैसेज तो लिख सकते हैं भाई, Cu का रिडक्शन कैसे होगा, Cu + 2 / Cu लिख सकता हूं ना भाई। यहां पर कैथोड है और आप जानते हो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। ये Cu + 2 / Cu क्या दिखा रहा है कि Cu + 2 किस में जा रहा है, Cu में। जब ऑक्सीकरण में कमी आती है उसे आप अपचयन तो बोलते हो। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ई नोट एनोड लिख सकते हैं, ई नोट एनोड। क्लियर है। और आप जानते हो ई नोट एनोड क्या है, SHE है। और आप जानते हो SHE का एसआरपी कितना लेके चले हम, 0.0। तो मैं कहूंगा ई नोट जो सेल है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई नोट Cu + 2 / Cu -0.0 वोल्ट। ये तो कट गया, 0.0 तो हटा ही दोगे ना आप। तो मैं कहूंगा ई नोट Cu + 2 / Cu किसके बराबर हो जाएगा, ई नोट सेल के बराबर आएगा ही नहीं आया।
यानी जो गैल्वेनोमीटर में जो वैल्यू आएगी वो सीधी सीधी किसकी वैल्यू होगी, इस इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव की वैल्यू। और वो कितनी आई, जब देखा गया, जब प्रैक्टिकली इस चीज को देखा गया तो ये वैल्यू इतनी आई प्लस 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई, ये कॉपर के लिए थी और अभी जो मैंने आपको बताया था कौन सी वाली, ये वैल्यू किसके लिए थी, ये जिंक के लिए थी वैल्यू, और ये वैल्यू किसके लिए थी, ये वैल्यू थी भाई कॉपर के लिए। यानी कॉपर का जब मानक अपचयन विभव ज्ञात किया गया इस मेथड से तो कितना आया, प्लस का 0.34 वोल्ट, और जब जिंक के लिए निकाला गया तो वो कितना आया, माइनस 0.76 वोल्ट। ये दोनों सेलों के द्वारा, यानी मतलब एसएचजी के द्वारा हमने इन दोनों इलेक्ट्रोडों का क्या निकाल लिया, मानक अपचयन विभव। और मैंने आपसे कहा था ये कौन सा मेथड है, ये भाई प्रैक्टिकली मेथड है, थियोरेटिकल मेथड नहीं है। ध्यान से देख लीजिए आप चीज को, ये पूरा का पूरा मेथड कौन सा है, प्रैक्टिकली। यानी प्रैक्टिकली इसका जो वोल्टमीटर में जो वैल्यू आई वो कितनी आई, इतनी आई, और इसकी कितनी आई हमारे पास, इतनी आई। ये तो हमारे पास है माइनस 0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर है कहानी, कहानी क्लियर है आपको कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसएचजी के द्वारा किस प्रकार निकाला जाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साल्ट ब्रिज। क्या करता है ये, मैंने कहा है इसके आगे का वाला जो टॉपिक आएगा उसमें ये सारी कहानी आपके साथ क्लियर हो जाएंगी कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और भी कोई फॉर्मूले बनते हैं क्या, काफ़ी सारे फॉर्मूले बनेंगे, वो सब आपके साथ कवर किया जाएगा। क्लियर कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया हो तो एक बात आप सोचो, अगर आप एसएचजी के साथ, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना चाहते हो तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो वोल्टमीटर में जो वैल्यू आएगी ना वो सीधी सीधी वैल्यू किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसकी तो जीरो मान के चलिए ना आप भाई, इसकी तो वैल्यू ही जीरो है, इस एसएचजी की तो वैल्यू ही कितनी मान के चलिए आपने, जीरो। तो मैं कहूंगा जो वोल्टमीटर में जो वैल्यू आएगी वो सीधी सीधी किसकी होगी, जिसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हो उसकी। क्लियर कहानी है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो रहेगी तो जो वैल्यू ये देगा वो वैल्यू सीधी किसकी होगी, अब पॉजिटिव में आती है तो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव में आती है तो नेगेटिव होगी। क्योंकि सुई का पता लगा लोगे ना, अगर सुई इधर घूम रही है राइट साइड तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और सुई अगर लेफ्ट साइड घूम रही है तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर जब भी एसएचजी के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोड का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है तो जो वोल्टमीटर में जो वैल्यू आती है वो वैल्यू किसकी वैल्यू बताती है हमको, उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। कहानी समझ में आ गई आपको, क्योंकि हमने एसएचजी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान के चले, 0.00 वोल्ट। कहानी क्लियर। तो ये कहानी किसके बारे में थी, ये कहानी थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। कहानी समझ में आ गई आपको। अब सर ये सेल कैसे बनते हैं, ये साल्ट ब्रिज क्या है, क्या रोल प्ले करेगा, उसके लिए आपको एक नया टॉपिक सीखना होगा। उस टॉपिक का नाम है सेल का वैद्युत वाहक बल। लेकिन उससे पहले आप इस चीज को देख लीजिए कि ये कहानी क्या है। कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एसएचजी के द्वारा किस प्रकार निकाला जाता है। क्लियर कहानी। एक बात अगर आपको और पता लग जाए, सुनो, आपने किसकी वैल्यू निकाली है, आपने ये वैल्यू निकाली है एसआरपी की, ये वैल्यू भी किसकी है, एसआरपी। मान लो अगर आपको एसओपी की वैल्यू चाहिए तो, अगर आपको एसओपी की वैल्यू चाहिए तो कितनी होगी, मैंने आपको बताया था एसआरपी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ एसओपी। अगर एसआरपी की वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसको अगर आप साइन अपोजिट कर दोगे तो एसओपी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर कितनी वैल्यू आ रही है एसआरपी की, माइनस 0.76, तो एसओपी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 0.76 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यहां पर कितनी वैल्यू आ रही है एसआरपी की, प्लस 0.34 वोल्ट, तो एसओपी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 0.34 वोल्ट। कहानी क्लियर है ना। अगर आपको रिडक्शन दिया जाए तो आप ऑक्सीडेशन निकाल सकते हो, और ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी जाए तो आप रिडक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। अंतर किसका होगा, ओनली फॉर ओनली साइन का, चिन्ह का अंतर होगा, बाकी अंतर कुछ भी नहीं होगा। निकालिए ना, एसओपी की वैल्यू तो ये होगी, एसआरपी की वैल्यू हमने निकाल ली, एसआरपी की वैल्यू ये होगी, एसओपी की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर कहानी है, दिख रहा है, देख लीजिए आप, पूरा डायग्राम बना रखा है आपके सामने। उससे पूरी बातें हम क्लियर हो जाएंगी। यानी जो भी वोल्टमीटर जो वैल्यू देगा वो सीधी सीधी वैल्यू किसकी होगी, जिसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो उसकी वैल्यू होगी भाई वो। ठीक है,
बात समझ में आई आपको? तो ये बात थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बात की थी आपके साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन की, वो कहानी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि हम एग्जाम में प्रैक्टिकली बात थोड़ी करेंगे, हम तो एग्जाम में कौन सी बात करेंगे, थ्योरेटिकली, जिसके लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता होगी, एक समीकरण की आवश्यकता होगी। और वो समीकरण क्या था, नैनसर समीकरण। लेकिन उस समीकरण को हल करने से पहले हमको एक टॉपिक सीखना होगा, और वो टॉपिक क्या है, सुनो भाई, वो टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा जब आपको वो टॉपिक सिखा दिया जाएगा, उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप चुटकियों में कर लोगे भाई। उस टॉपिक का नाम है सेल का विद्युत वाहक बल। क्या नाम उसका, सेल का विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी सेल का वैद्युत वाहक बल। किसका, सेल का वैद्युत वाहक बल। अब सुनो, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका निकालना है हमको, सेल का। तो सबसे पहले हमको सेल के बारे में पता होना चाहिए भाई। आप जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालोगे, यानी आप जो वैद्युत वाहक बल निकालोगे, किसका निकालोगे, सेल का। तो सबसे पहले हमको किसके बारे में पता होना चाहिए, सेल के बारे में, कि सेल होता क्या है। और मैंने आपको जब शुरू में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी तो सेल के बारे में बताया था भाई, बताया था सेल के बारे में। सेल क्या होती है, बताया था मैंने आपको कि वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज में ली जाती है, उसे आपने क्या बोला था, सेल। क्या बोला था आपने, सेल। यानी वह उपकरण या डिवाइस जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, उस यूनिट को या उस इकाई को क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। उस सेल का क्या निकालोगे आप, वैद्युत वाहक बल। और सेल भी दो प्रकार के होते हैं, बताया था मैंने आपको। सेल भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से, एक तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक हमारे पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बताया था ना मैंने आपको इसके बारे में। और हमको यहां पर जिसकी आवश्यकता होगी वो आवश्यकता होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। किसकी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पता है ना आपको चीज के बारे में। इसके अलावा डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और क्या होता है, लोन होता है। लोन जाते हो, लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव होगा। और इसके अंदर एक सेल चलता है, उस सेल को बोलते हैं डेनियल सेल। क्या बोलते हैं, डेनियल सेल, जो पहले आपके सिलेबस में था, अब आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। लेकिन नैनसर समीकरण को सीखने के लिए हमको डेनियल सेल के बारे में पता होना आवश्यक है। इसी का दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ये साइंटिस्ट का नाम था भाई, इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। इसी का तीसरा नाम इसे बोलते हैं वोल्टिक सेल। क्या बोलते हैं इसे, वोल्टिक सेल, जो वोल्टेज देता है हमको। इसके तीन नाम है, इसे बोलते हो आप डेनियल सेल, इसे आप बोलते हो गैल्वेनिक सेल, और इसे आप क्या बोलते हो, वोल्टिक सेल। और ये कौन सा सेल है, ये सेल हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी भाई, इलेक्ट्रिक, यानी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इसके द्वारा। नाम क्या होगा, डेनियल, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। देने वाला साइंटिस्ट था गैल्वेनी, उसके नाम पर इस सेल का नाम क्या रख दिया, गैल्वेनिक सेल। यानी अगले वाला जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर इस पॉइंट का नहीं होगा, क्योंकि हमको पढ़ना है सेल का वैद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले हमको किसके बारे में सीखना होगा, इस सेल के बारे में। और वो भी कौन सा सेल, डेनियल सेल, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो पहले मैं आपको डेनियल सेल के बारे में बताऊंगा कि डेनियल सेल बनता कैसे है। उसके अंदर आपके पास जो बताया था ना आपको मैंने, साल्ट ब्रिज, सब आ जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किसी भी सेल को कॉपी के अंदर किस प्रकार लिखा जाता है। कॉपी के अंदर आपको सेल बनाने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी में आप ऐसे नहीं बनाओगे, डब्बे बना दिया आपने, फिर आप ये दिखा रहे हो ऐसे जोड़ रहे हो, ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कॉपी के अंदर सेल को लिखने का तरीका होता है, वो तरीके बताए जाएंगे आपको। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सेल का वैद्युत वाहक बल। उसके बाद आपको टॉपिक अच्छा भी लगेगा, और उसके बाद आप नैनसर समीकरण को हल करने में क्या मिलेगी आपको, सहायता। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे हम किसके बारे में, डेनियल सेल के बारे में, या गैल्वेनिक सेल के बारे में, या जिसका तीसरा नाम है अपने पास वोल्टिक सेल। क्या होता है ये बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।